नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार की सुबह बिजली का करंट लगने के कारण हुई पीएचडी स्कॉलर ज्योति की मौत के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। इस मामले में बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो जानकारी यूनिवर्सिटी की ओर से सामने आई है उसके मुताबिक बिजली विभाग के 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 अनिल ठाकुर और इसके अलावा डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लखविंदर सिंह धनोआ शामिल हैं। दोनों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे पॉइंट्स जहां पर बिजली की तारें फैली हुई हो सकती हैं या फिर बारिश के दौरान करंट आने की संभावना बन सकती है, इन जगहों का ऑडिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो दोनों अधिकारी इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी और जब तक यूनिवर्सिटी की कमेटी ये जांच करेगी तब तक दोनों ही अधिकारियों को सस्पेंड रखा जाएगा। बुधवार को ज्योति के शव का पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है। ज्योति के परिवार और यूनिवर्सिटी प्रशासन में सहमति बनी है, जिसके बाद ज्योति के छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के अंदर एक नौकरी दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में बिजली विभाग के अंदर ही ये नौकरी दी जाएगी, क्योंकि ज्योति का भाई आईटीआई से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर रहा है, जिसके बाद उसे यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का भरोसा दिया गया है और लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के स्वैच्छिक फंड से 5 लाख रुपए और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन के फंड से 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी 5 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया गया है। तो इन सभी ऐलान के बाद ज्योति का परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए मान गया। बुधवार को ज्योति के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद महेंद्रगढ़ के उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और बिजली विभाग के दोनों अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन जैसी ठोस कार्रवाई की गई है। इसी वजह से छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऐसे कदम उठाए कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। इसे लेकर तमाम जो बंदोबस्त हैं, तमाम जो एहतियात हैं, वो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से रखे जाएं। ये मांग लगातार स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। इस मामले में एक और बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रेनू विक का जो एक्सटेंशन पीरियड था उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। उनकी जगह एक कार्यकारी वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद छात्रों ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। तो फिलहाल ये लापरवाही का बड़ा मामला था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में परिवार की मांगों को भी माना है और उसके साथ ही जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ज्योति की मौत हुई है, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच और सस्पेंशन के आदेश होने के बाद फिलहाल छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और ज्योति का परिवार भी शव का पोस्टमार्टम करवा के उसका अंतिम संस्कार कर चुका है। चंडीगढ़ और मोहाली की सड़कों पर बुधवार को भारी हंगामा होता रहा। दरअसल पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर काफ़ी प्रदर्शनकारी मोहाली से होते हुए चंडीगढ़ में दाखिल हो गए। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर को सील किया गया था, भारी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ में दाखिल हो गए। ये प्रदर्शनकारी पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की रिहाई की मांग कर रहे थे, जो कि फिलहाल एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इस पूरे मामले को लेकर वारिस पंजाब दे संगठन, जो कि सांसद अमृतपाल से जुड़ा संगठन है, उसका कहना था कि पंजाब सरकार के द्वारा लगातार बेवजह एनएसए की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते अमृतपाल सिंह, जिन्हें खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र की जनता ने चुनकर अपना सांसद बनाया है, वो लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हो पा रहे, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहिब में इकट्ठा हुए थे और वहां से इन्होंने चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों के चंडीगढ़ में दाखिल होने की जानकारी पहले से चंडीगढ़ पुलिस को थी। वारिस पंजाब दे संगठन के साथ ही अन्य कई और सिख संगठन भी इस पूरे जो मार्च था, जो घेराव का प्लान था, उसमें शामिल थे। इन लोगों ने ऐलान किया था कि ये चंडीगढ़ पहुंचकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और पंजाब सरकार पर ये लोग आरोप लगा रहे थे कि अमृतपाल सिंह के साथ ही अन्य जो सिख बंदी हैं उनकी रिहाई को लेकर पंजाब सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, जो कि गलत है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि पंजाब में उनकी सरकार बनने पर सिख बंदियों की रिहाई को लेकर पंजाब सरकार ठोस कदम उठाएगी। तो फिलहाल इस मामले को लेकर चंडीगढ़ और मोहाली की सड़कों पर काफ़ी हंगामा होता रहा। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, उन्हें इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया और उसके बाद चंडीगढ़ में ये लोग दाखिल हो गए। हालांकि बाद में चंडीगढ़ में दाखिल होने पर
पंजाब सीएम हाउस और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इन प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर काफ़ी प्रदर्शनकारियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो कि पंजाब सीएम हाउस का घेराव करने की मांग को लेकर अड़े हुए थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम हाउस के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी जो कि पंजाब सीएम हाउस के पास पहुंच गए थे उन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो कुल मिलाकर सांसद अमृतपाल और अन्य सिख बंदियों की रिहाई को लेकर चंडीगढ़ की सड़कों पर काफ़ी हंगामा मचता रहा और इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास भी किया। हालांकि गनीमत ये रही कि प्रदर्शनकारी सीएम हाउस तक नहीं पहुंच सके। कुछ गिने चुने प्रदर्शनकारी ही सीएम हाउस तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही ये लोग पंजाब सीएम हाउस के बाहर पहुंचे, इन्हें चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। तो सांसद अमृतपाल सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव जीते थे, इनके साथ ही फरीदकोट से सरबजीत खालसा भी निर्दलीय चुनाव जीते थे। इन दोनों ही सांसदों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है। वारिस पंजाब दे संगठन है, जिसे दीप सिद्धू का संगठन कहा जाता है और फिलहाल इस संगठन के साथ काफ़ी पंजाब के लोग जुड़े हुए हैं और यही सभी प्रदर्शनकारी पूरे पंजाब से चंडीगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तो ये बड़ा प्रदर्शन था। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी कोशिश की इस प्रदर्शन को रोका जाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खुद ही पंजाब के सीएम और चंडीगढ़ प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने राहत की सांस ली। पंजाब के अमृतसर के ऐतिहासिक दुर्गियाना मंदिर परिसर में एक डांस वीडियो शूट किए जाने को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध किया है और सीधे तौर पे हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसा करके महिला ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दुर्गियाना मंदिर की काफ़ी मान्यता है, ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर इस तरह से डांस वीडियो रील बनाए जाने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले को लेकर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी की गई है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार इस घटना का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काली सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्नील महाराज के द्वारा भी इस घटना का विरोध किया गया है। स्वामी अश्नील ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि वीडियो में एक महिला कथित तौर पर श्री दुर्गियाना मंदिर परिसर में डांस करती हुई दिखाई दे रही है और इस वीडियो रील को वायरल भी किया गया है, जिससे सनातन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अश्नील महाराज ने कहा कि इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे समय में धार्मिक स्थलों पर इस तरह की रील बनाकर जो श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इस मामले में ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर मंदिर समिति की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंदर जब सिक्योरिटी गार्ड दुर्गियाना मंदिर के परिसर में मौजूद रहते हैं तो वो कैसे इस तरह से डांस की वीडियो रील बनाए जाने को अनुमति दे सकते हैं। इस महिला को रोका क्यों नहीं गया? जब ये पूरा वीडियो शूट किया जा रहा था तब मंदिर की जो समिति है उसकी सिक्योरिटी कहाँ थी? इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर धार्मिक स्थलों की गरिमा और मर्यादा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और सीधे तौर पे हिंदू संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर किसी को डांस वीडियो की रील बनानी भी है तो वो मंदिर परिसर के बाहर जाकर बना सकता है, लेकिन अंदर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं वो पूरी आस्था के साथ आते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला वहाँ पर इस तरह से डांस करते हुए वीडियो रील बना रही हो तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट होता है, उनकी आस्था प्रभावित होती है। इस वजह से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल उस पूरे मामले को लेकर अमृतसर पुलिस जांच कर रही है। अमृतसर पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायत उनको मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि इस मामला किस तरह का है, किस तरह का वीडियो महिला के द्वारा मंदिर परिसर में बनाया गया है। पंजाब के अमृतसर की रहने वाली 26 साल की नवनीत कौर की कनाडा के टोरंटो में 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर अब खुलासा हुआ है कि पंजाब का ही एक शरणजीत नाम का युवक जो कि फरीदकोट के कोटकपूरा का रहने वाला है, वो कनाडा में रहकर काम करता है और वो लगातार नवनीत कौर को परेशान कर रहा था। एक तरफा इश्क के चलते लगातार नवनीत कौर पर शरणजीत के द्वारा शादी करने और दोस्ती करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले को लेकर कुछ महीने पहले नवनीत कौर ने कनाडा पुलिस को शिकायत भी दी थी और अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, लेकिन इसके बावजूद शरणजीत ने नवनीत का नया मोबाइल नंबर पता कर लिया और उसे फ़ोन करके लगातार परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि नवनीत कौर ने अमृतसर में रहने वाले अपने परिवार को भी पूरे मामले की जानकारी दी थी और बताया था कि शरणजीत उसे लगातार परेशान कर रहा है। नवनीत कौर को लेकर जानकारी मिली है कि वो 5 साल पहले स्टडी वीज़ा पर कनाडा गई थी। कनाडा जाने के बाद उसने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वर्क परमिट हासिल कर लिया, जिसके बाद वो कनाडा के एक
बैंक में नौकरी कर रही थी। नवनीत को लेकर परिवार के कई सपने थे। परिवार को जानकारी मिली कि शरणजीत लगातार नवनीत को शादी के लिए परेशान कर रहा है, तो उसने शरणजीत के परिवार से पंजाब में संपर्क भी साधा और अपने बेटे को समझाने के लिए भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद शरणजीत लगातार नवनीत को कनाडा में परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि शरणजीत 3 दिन पहले जब बस स्टॉप पर खड़ी थी और अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, इसी दौरान शरणजीत बस स्टॉप पर आ गया। जब वो बस स्टॉप पर आया तो शरणजीत को नवनीत के परिवार ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि वो उसे परेशान ना करे, यहाँ से चला जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि शरणजीत पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने नवनीत की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले को लेकर कनाडा की टोरंटो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमृतसर में रहने वाले नवनीत के परिवार की ओर से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि नवनीत के शव को भारत लाने का बंदोबस्त किया जाए। परिवार का कहना है कि उन्होंने 5 साल पहले स्टडी वीज़ा पर नवनीत को कनाडा में पढ़ाई के लिए भेजा था और पढ़ने के बाद वो अब नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन एक तरफा इश्क के चलते शरणजीत नाम के इस पंजाबी मूल के युवक ने नवनीत को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में परिवार इंसाफ की मांग भी कर रहा है। तो इस घटना के बाद सीधे तौर पे अब परिवार की मांग है कि भारत सरकार और पंजाब सरकार नवनीत के शव को भारत लाने का बंदोबस्त करे ताकि परिवार अपनी बेटी के शव का अंतिम संस्कार कर सके। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तमाम नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। चंबा जिला सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है। चंबा जिले से लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर कई लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कई हादसे हुए हैं। फिलहाल एक और तस्वीर चंबा जिले की चुराह विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ पर एक बरसाती नाले को पार करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये जो बरसाती नाला है, इसका नाम खैरना खड्ड है और इस खड्ड यानी बरसाती नाले को पार करने के लिए इस नाले के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया गया है, जो कि जंग लगी लोहे की तारों पर टिका हुआ है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर इस अस्थायी पुल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी अगर लोगों को अपने गांव से बाहर आना है और चंबा जिले की ओर जाना है तो उन्हें इसी लकड़ी के अस्थायी पुल को पार करना होगा, लेकिन ये पुल जंग लगी लोहे की तारों पर टिका हुआ है, जो कि कभी भी गिर सकता है। इस वजह से लगातार यहाँ पर हादसा होने का खतरा बना हुआ है। इन पुल की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद स्थानीय सरकार और प्रशासन के तमाम जो दावे हैं कि ग्रामीणों को सही सुविधाएं इस इलाके में मुहैया कराई जा रही हैं, उन दावों की पोल भी इन तस्वीरों और वीडियो ने खोल कर रख दी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह उफनते नाले पर बने इस लकड़ी के अस्थायी पुल को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं और पुल जिन लोहे की तारों पर टिका हुआ है उन पर जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कभी भी ये पुल नीचे गिर सकता है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस बरसाती नाले पर पुल बनाने के लिए बजट पास किया जाए, क्योंकि मानसून के दिनों में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो को वायरल करने के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी और सरकार के द्वारा इस बरसाती नाले पर पुल बनाने के ऑल्टरनेट बंदोबस्त किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल में कई ऐसे नदी और नाले हैं जिन पर इसी तरह से अस्थायी पुल बनाए गए हैं, जो कि मानसून के दिनों में जब नदी नाले पूरे उफान पर होते हैं तो पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इसी वजह से स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि नदी और नालों पर जो पुल बनाए जाएं वो अस्थायी पुल ना हो बल्कि मजबूत पुल बनाए जाएं, ताकि बारिश के दिनों में जब नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तेज उफान के साथ पानी आता है, तो इन पुलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।